Hello guys, I am Ricky and you most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग फिजिक्स देख रहे हैं और आज जो फिजिक्स में टॉपिक देखेंगे वो है तारे का जन्म। एस्ट्रोनॉमी चल रहा था खगोली की, इसमें खगोलीय या आकाशीय पिंड जो थे सेलेस्टियल बॉडीज, इसमें आज जो टॉपिक देखेंगे तारे का जन्म विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तारे का जन्म और उसका विकास। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी मैं उसके बारे में बता देता हूँ, उसमें हम लोग तारे का जो अंतिम चरण है उसको देखेंगे। अगर उसको भी आज लेते तो ये लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए सिर्फ हम लिए तारे का जन्म और विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तो तारे का जन्म कैसे होता है या एक तारा कैसे निर्मित होता है, कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें जो तारे को बनाने में मूल रूप से जो योगदान है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो आपस में मिलते हैं और संघनित होते हैं, वो संघनित होकर के छोटे छोटे बादलों के रूप में होते हैं और फिर उस छोटे छोटे बादलों के अंदर ग्रेविटेशन जो फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो आपस में काम करता है और वो सिकुड़ते जाते हैं और बहुत लंबे समय तक सिकुड़ते जाते हैं और बाद में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक स्टार के रूप में आगे बनता है। हम लोग अभी देखेंगे इसका डेफिनेशन अच्छे से। तो चलिए आगाज करते हैं। तारे का जन्म होता है किसी तारे का जीवन चक्र आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है। आकाश गंगा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनन से, है ना, तारे का जन्म या बर्थ ऑफ स्टार। तारे का जन्म किससे होता है? तो आकाश गंगा आप जानते हैं विशाल तारों का समूह जिसको आकाश गंगा कहते हैं। तारे का जन्म या तारे का जीवन चक्र आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम, है ना, आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम के संघनन से, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से, हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है। कंडेंसेशन, संघनन से प्रारंभ होता है। अब देखिए, दो गैस हाइड्रोजन और हीलियम, आकाश गंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से आरंभ होता है। किसका जन्म? तारे का जन्म। तो किसी तारे का जन्म हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के संघनन से प्राप्त होता है, कंडेंसेशन से प्राप्त होता है ना। तारा का जो जन्म है आकाश गंगा में हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है। यहां से इसका स्टार्ट होता है, जो अंततः छोटे छोटे घने बादलों के रूप में धारण कर लेते हैं, है ना। जो अंततः ये लास्ट में क्या हो जाता है, जो अंततः छोटे छोटे बादलों का रूप धारण कर लेते हैं, छोटे छोटे बादल का रूप, छोटे छोटे बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब ये छोटे छोटे बादल के रूप में हो जाते हैं, धारण कर लेते हैं। अब देखिए, जब बादल का रूप धारण करते हैं इसके बाद क्या होता है, ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला जाता है। तीसरा पॉइंट जो होगा ये याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, ये बादल जो है, ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण, कोई अलग ग्रेविटेशन फोर्स इस पर काम नहीं करती है। वो जो दो बादल है उसके आपस में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से क्या होता है, ये बादल सिकुड़ते चले जाते हैं। तो लिखेंगे ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण, स्वयं के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स, स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं, है ना, के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं। ये सिकुड़ता चला जाएगा, है ना, सिकुड़ते चले जाते हैं। और एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो गैसों के इस विशाल बादल को तारों में परिवर्तित कर देती है। एक विशाल प्रक्रिया के बाद, एक विशाल प्रोसेस या विशाल प्रक्रिया के बाद ये गैस किसमें तो तब्दील हो जाते हैं, तारों में, है ना, तारों में परिवर्तित कर देती है। जो गैसों के इस विशाल बादल को, एक विशाल प्रक्रिया के बाद गैसों के विशाल बादल को, गैसों के इस विशाल बादल को तारों में परिवर्तित कर देता है, तारों में परिवर्तित कर देता है।
परिवर्तित कर देता है। अब देखिए यहां पर है ना, इस 4 लाइन में है ना, इस 4 लाइन में आपको तारे के जन्म के बारे में पूर्ण जानकारी मिलता है। अगर आप समझिएगा तो 1 2 3 और 4 तारे के जन्म का जो 4 पॉइंट है इसको समझिएगा। सबसे पहला हुआ आकाशगंगा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है। तारे का जो जन्म है, तारे का जन्म आकाशगंगा में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनन से आरंभ होता है। दूसरा पॉइंट है, ये संघनन, जब ये कंडेंसेशन होता है, संघनन की प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, ये अंततः छोटे छोटे बादलों का रूप धारण कर लेता है। ये क्या करता है, छोटे छोटे क्लाउड के रूप में, छोटे छोटे बादलों के रूप का रूप धारण कर लेता है। ये बादल, अब जो ये बादल का रूप धारण कर लिया, ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण, यही बादल जो है आपस में स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं। ये क्या होता है, सिकुड़ता चला जाता है। पहले गैस था तो ज्यादा वॉल्यूम होगी उसकी, ज्यादा आयतन होगा। फिर जब उन गैसों के छोटे छोटे टुकड़ों में आपस में गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होने के कारण वो क्या हो गया, सिकुड़ता चला गया। पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, और वे छोटा होता होता क्या हो गया, वो सिकुड़ता चला गया। एक विशाल प्रक्रिया के बाद गैसों के इस विशाल समूह को तारों में परिवर्तित कर देता है। एक विशाल प्रक्रिया के बाद, एक लंबा प्रक्रिया के बाद गैसों के जो गैसों के इस विशाल है ना, गैसों के इस विशाल समूह को या लिख सकते हैं, एक गैसों के इस विशाल ढेर को तारों में परिवर्तित कर देता है, या गैसों के इस विशाल मात्रा को तारों में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर 4 बात याद रखिएगा तारे के जन्म में, कि पहले हाइड्रोजन हीलियम संघनन होता है। दूसरा प्रोसेस है, वे छोटे छोटे बादलों में टूटते हैं या छोटे छोटे बादलों का रूप धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वे बादल आपस में गुरुत्वाकर्षण के साथ सिकुड़ते चले जाते हैं। और चौथा पॉइंट में क्या होता है, वो जो गैसों का विशाल समूह है वो तारा बन जाता है, तारों में परिवर्तित हो जाता है। तो इन 4 पॉइंट के बाद आप ये समझ पाएंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संघनन से एक, फिर ये छोटे छोटे बादलों के रूप में, जब हाइड्रोजन हीलियम गैस संघनित होता है फिर वे छोटे छोटे बादलों के रूप में रूप धारण करता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब बादल का रूप धारण करता है तो वह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो बादल सिकुड़ते चले जाते हैं, और एक विशाल प्रक्रिया के बाद गैसों के इस विशाल समूह को तारों में परिवर्तित कर देता है। और ये गैसों का विशाल समूह ही क्या बन जाता है, तारा बन जाता है, स्टार बन जाता है। ठीक है, तो यहां से आप तारों के जन्म के बारे में समझा हमने। अब है यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा या आद्य तारा कहलाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड, यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड, सिकुड़ता हुआ घना गैस का जो पिंड है यह क्या कहलाता है, आदि तारा पिंड, आदि तारा है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, आद्य तारा। आद्य तारा अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, है ना, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार कहलाते हैं, प्रोटोस्टार कहलाते हैं, है ना। यह सिकुड़ता हुआ जो गैस पिंड हो गया, है ना, जो आपने जो यहां तक पढ़ा कि तारों में परिवर्तित कर देता है, तो यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा या आद्य तारा, आदि तारा या आद्य तारा, जिसको आप प्रोटोस्टार कह सकते हैं ना, प्रोटोस्टार कहलाने लगता है। सिकुड़ता हुआ घना गैस का पिंड, सिकुड़ता हुआ घना गैस का पिंड आदि तारा या आद्य तारा कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए आदि तारा या आद्य तारा क्या है या प्रोटोस्टार क्या है, तो आप क्या कहेंगे, जब हाइड्रोजन हीलियम के गैस बादल के रूप में टूटते हैं और उसको टूटने के बाद जब उनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सिकुड़ना आरंभ करता है, तो सिकुड़ने के बाद वो एक विशाल प्रोसेस के बाद एक तारों में परिवर्तित होता है। और यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड जो है, सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड तारे बनने से पहले जो वो सिकुड़ता हुआ घना गैस का पिंड है वो क्या कहलाता है, आदि तारा कहलाता है या आद्य तारा कहलाता है, जिसको प्रोटोस्टार भी कहते हैं, है ना। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ये पॉइंट अच्छा है, याद रखिएगा इसको। आदि तारे के सिकुड़ने पर, अभी तो वो सिकुड़ ही रहा है ना, आदि तारों के सिकुड़ने पर, अभी वो सिकुड़ता ही जा रहा है। आदि तारों के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में, गैसों के जो बादल है ना, गैसों के बादल में या गैसों के बादलों में
परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणुओं के, है ना, परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है। टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए ये क्या कह रहा है, जाती है। जब आदि तारा या प्रोटो स्टार बन गया, उसके बाद क्या बोला कि ये जो प्रोटो स्टार है, ये जो आदि तारे हैं, है ना, इसके सिकुड़ने पर, जब आदि तारा सिकुड़ना होगा, सिकुड़ता चला जाएगा, तो इसके सिकुड़ने पर गैसों के बादल में, जो गैस वाले बादल, छोटे छोटे जो बादल के रूप में है, वो गैसों के बादल में जो परमाणु हैं, जो एटम हैं, है ना, गैसों के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या, परमाणु जो गैस का बादल है ना, जब गैस का बादल मतलब क्या, जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलके संघनन की क्रिया को जन्म देते, मतलब संघनन, उसमें कंडेंसेशन की क्रिया होती है, तो उसके बाद तारों में गुरुत्वाकर्षण के बाद वो सिकुड़ना आरंभ होता है। तो उस सिकुड़ते हुए तारे को आदि तारा कहते हैं। और आदि तारा या आदि तारा के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्कर की संख्या बढ़ जाती है ना। ये जो गैसों के बादल हैं, इसके अंदर जो परमाणु हैं, वो परस्पर, इसमें जो परमाणु में है, जो एटम है, उसमें टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, टक्कर ज्यादा होने लगता है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। देखिए कितना, इसीलिए इसको विशाल प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि, है ना, सिकुड़ने की प्रक्रिया में लगभग 1 अरब वर्ष लग जाता है। तो यहां लिख सकते हैं सिकुड़ने की प्रक्रिया। क्या सिकुड़ने की प्रक्रिया, तो हाइड्रोजन और हीलियम के संघनन से जो बादल रूप में बना है, उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण का उसमें सिकुड़न आना शुरू हो गया है, तो वही लिख रहा है कि उस सिकुड़ने की प्रक्रिया, है ना, यह सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष, 1 अरब देखिए कहाँ है, लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है, 1 अरब वर्ष तक चलती है। मतलब 1 अरब वर्ष तक जो है वो सिकुड़ते चली जाती है ना, उसमें सिकुड़न जो है वह लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। 1 अरब का मतलब कितना हो गया, 100 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, है ना, 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब हो गया आपका 1 अरब, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब। सिकुड़ने की प्रक्रिया में लगभग 1 अरब वर्ष तक, सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। तो 1 अरब वर्ष तक जो बादलों के रूप में गैसों का संघनित फॉर्म है, वह जब सिकुड़ने में उसको 1 अरब वर्ष लगता है, तो आप यह बात समझ सकते हैं कि वो कितना विशाल चीज होगा, कि जिसके सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के द्वारा सिकुड़ने में उसको 1 अरब वर्ष अर्थात 100 करोड़ वर्ष लगता है ना। ये सुनने के बाद लगता है कि अपनी कोई औकात ही नहीं है ना। लगता है जो आदमी अपने आप में घमंड करता है कि हम कुछ हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो इतने बड़े बड़े यूनिवर्स में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो इतने मतलब क्या कहा जा सकता है, उसकी जो अवधि है, वो सुनने के बाद कभी कभी सच में लगता है कि कोई त्रिभुवन का कोई मालिक है, क्योंकि इतना विशाल, इतना अजीब सा लगता है। अब बताइए कि सिर्फ तारों को सिकुड़ने की प्रक्रिया में 1 अरब वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती है, 1 अरब वर्ष तक। 1 अरब मतलब 100 करोड़ वर्ष, है ना। तो ये बहुत ये लगता है। इस दौरान आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। जब ये सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है तो इस दौरान क्या होता है, आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दौरान आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाती है, मतलब बहुत अधिक, इंटरनल टेम्परेचर जो है बढ़ जाती है, आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप ये बात जानते ही हैं, यहाँ लिखा हुआ ही है कि आदि तारा में जब गैसों के द्वारा वो सिकुड़ता है ना, तो सिकुड़ने में परमाणुओं में परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ज्यों-ज्यों वो गैसों का संघनित फॉर्म जो बादल के रूप में है, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण जब सिकुड़ना आरंभ होगा, तो सिकुड़ने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में, उसके परमाणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ने लगती है। मतलब जब मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए हम कहते हैं, इतना बड़ा अगर गैसों का संघनित फॉर्म बादल के रूप में है और इसमें अगर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो ये पहले सिकुड़ेगा इतना सा। अगर इतना सा सिकुड़ा तो इसमें क्या होगी, परमाणुओं की संख्या में टक्करों की संख्या, उसके अंदर मौजूद परमाणुओं में टक्करों की संख्या और बढ़ेगी। ये और सिकुड़ जाएगा
तो टक्करों की संख्या और बढ़ जाएगी, ये और सिकुड़ जाएगा तो उसके अंदर मौजूद परमाणुओं के टक्करों की संख्या और बढ़ जाएगी। और यह जब पूरी तरह सिकुड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो मौजूद उसके परमाणु हैं उनके टक्करों की संख्या और बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, आंतरिक ताप बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है, जो उसका आंतरिक ताप है, वह बहुत अधिक अत्यधिक बढ़ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, आंतरिक ताप बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें संकुचन होते जा रहा है, संकुचन होते जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, आंतरिक ताप उसकी बढ़ती चली जा रही है। अगला पॉइंट है, इस अत्यधिक उच्च ताप पर, इस अत्यधिक उच्च ताप या उच्च टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के नाभिक पर, हाइड्रोजन के नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित होते हैं। संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। अब क्या हो गया, यहां पर हीलियम का नाभिक बने लगा, हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं, है ना। इस अत्यधिक उच्च ताप पर, यह जो बहुत हाई टेम्परेचर है, अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक, है ना, अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। ये क्या करता है, अब हीलियम का नाभिक बनाने लगा। हाइड्रोजन के अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है ना, जिसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। अब क्या करने लगा, ये हाइड्रोजन संलयित होने लगा और हीलियम का नाभिक बनाना शुरू कर दिया। हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं, इससे अंदर का ताप तथा दाब और अधिक बढ़ जाता है ना। इससे अंदर का दाब, इससे अंदर का ताप मतलब टेम्परेचर तथा दाब मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर अधिक बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है। और यही अधिक बढ़ने के कारण क्या होता है, तारे चमकने लगते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब अत्यधिक उच्च टेम्परेचर होता है तो हाइड्रोजन का नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित होकर हीलियम के नाभिक बनाने लगते हैं। इससे अंदर का ताप, जब हीलियम का नाभिक बनने लगता है तो इससे अंदर का ताप तथा दाब अधिक बढ़ जाता है। अंदर का ताप और दाब क्या होता है, अधिक बढ़ जाता है, और बाद में यही टेम्परेचर जो आप तारे में चमक देखते हैं, वो यही चीज़ हो जाती है। तो आज हमने ये देखा कि तारे का जन्म कैसे होता है और उसकी विकास कैसे होती है ना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि तारे का जो अंतिम चरण है वो क्या होता है। तो एक बार पहले हम इसको रिवाइज कर देते हैं जो हम आज पढ़े। तो तारे का जन्म जो है आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः छोटे छोटे बादलों का रूप धारण कर लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम संघनित होकर छोटे छोटे बादलों का रूप धारण करते हैं। ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं, संकुचित होते चले जाते हैं। एक विशाल प्रक्रिया के बाद गैसों के इस विशाल समूह को तारों में परिवर्तित कर देता है। गैसों का यह विशाल समूह क्या करता है, खुद को तारों में परिवर्तित कर देता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा, आद्य तारा या प्रोटो स्टार कहलाते हैं। आदि तारों के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जितना ही वो संकुचित होता जाएगा उसके अंदर मौजूद परमाणुओं के टक्करों की संख्या और बढ़ती चली जाएगी। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। इस दौरान आंतरिक ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिक संलयन अभिक्रिया द्वारा जब परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ गई, जब नाभिक संकुचित होता चला गया तो उसके अंदर मौजूद परमाणुओं के टक्करों की संख्या बढ़ती चली गई, है ना। और उससे क्या हो गया, अत्यधिक टेम्परेचर आपका होने लगा, है ना। इसके दौरान आंतरिक ताप अधिक बढ़ गया। तो इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन का जो नाभिक था वह संलयन अभिक्रिया द्वारा संलयित हो गया और संलयित होकर के हीलियम का नाभिक बनाने लगा। हीलियम के नाभिक
बनाने लगते हैं, इससे अंदर का ताप तथा दाब अधिक बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, तारे के अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अधिक बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, तारे टिमटिमाने लगते हैं या चमकता हुआ दिखाई पड़ते हैं। तो आज था तारे का जन्म और विकास। हमको लगता है कि आपको बातें अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगली वीडियो जो तारे का अंतिम चरण है उसको हम लोग अगले में देखेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।